हेलो एवरीवन, दिस इज स्वाति। वेलकम टू श्रीजी क्लासेस। हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री कर लिया है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में बोहर्स मॉडल भी कर लिया है। आज हम करेंगे लिमिटेशन ऑफ बोहर्स मॉडल एंड जो डुअल नेचर है लाइट का वो, और उसके बाद हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग का जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है तो उसमें क्या बात है या क्या किस रिस्पेक्ट में कही जाती है वो बात करेंगे। तो पहले बोहर्स मॉडल कर लेते हैं, लिमिटेशंस ऑफ बोहर्स मॉडल। देखिए, बोहर्स ने जो अपना मॉडल दिया था उस मॉडल में कुछ लिमिटेशन थे, इसलिए नेक्स्ट मॉडल आया, दैट इज क्वांटम मॉडल। ठीक है, क्वांटम ने जो मॉडल दिया था वो। तो फर्स्ट था कि जो बोहर थे वो ये नहीं बता पाए थे कि जो ये फाइन लाइंस हैं, कुछ बैंड के फॉर्म में हैं, कुछ रिफ्रैक्टेड हैं, कुछ अलग हैं, कुछ पास पास बहुत ज़्यादा हैं, तो वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे ऐसा क्यों है। ठीक है, कि डबलेट लाइन क्यों आ रही, क्लोजली स्पेस लाइन क्यों आ रही, तो हाइड्रोजन के अलावा वो और किसी के बारे में कुछ बता नहीं पा रहे थे। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं, पहली, अनेबल टू एक्सप्लेन, क्या नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे थे, फाइनर डिटेल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, या फिर अनेबल टू एक्सप्लेन द डिटेल्स ऑफ एच एटम स्पेक्ट्रम। जैसे डबलेट कैसे मिला है, फॉर एग्जाम्पल डबलेट, ट्रिपलेट, हाउ आर दे फॉर्म। ठीक है, डबलेट ट्रिपलेट कैसे बन रही हैं, कुछ लाइंस पास पास क्यों हैं, कुछ दूर दूर क्यों हैं, वो भी नहीं बता पा रहे थे। ठीक है, और सेकंड था अनेबल टू एक्सप्लेन स्पेक्ट्रम ऑफ एटम अदर देन हाइड्रोजन। एटम्स अदर देन हाइड्रोजन एटम। ठीक है, हाइड्रोजन एटम के अलावा और कुछ ये बता नहीं पा रहे थे। थर्ड है, ये जीमन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट भी नहीं बता पा रहे थे। ठीक है, जीमन इफेक्ट कहाँ था, मैग्नेटिक फील्ड में जो लाइंस हैं, स्पेक्ट्रल लाइन है, वो कैसे बिहेव कर रही हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसी बिहेव कर रही हैं। ठीक है, तो ये नहीं बता पा रहे थे तो क्या लिख देंगे, अनेबल टू एक्सप्लेन, क्या एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन अलग अलग क्यों है, पास पास क्यों है, ये वाली चीजें। और फिर ये तो पहले पहले भी नहीं बता पा रहे थे, लेकिन मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे बिहेव कर रही वो भी नहीं बता रहे थे। अनेबल टू एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड में क्या है, जीमन इफेक्ट बोलते हैं इसको, डबल ई
जीमन इफेक्ट। और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड में हो जाएगी स्टार्क इफेक्ट। ठीक है, तो ये इफेक्ट थे, आगे चल के पढ़ने को मिलेंगे। फोर्थ जो ये कहना चाह रहे थे, मतलब बता नहीं पा रहे थे, फोर्थ ये थी जो एटम थे वो बॉन्ड क्यों बना रहे हैं। ठीक है, तो फोर्थ वाला इसको रब करके ही लिखेंगे। ठीक है, 3 पॉइंट आप नोट कीजिए, टाइम देते हैं 1 मिनट का। तो बोहर बहुत सारी चीजें नहीं बता पा रहे थे, लेकिन जितनी चीजें बताई थी वो बहुत सटीक चीजें थी। ठीक है, फोर्थ ये है कि बोहर ये नहीं बता पा रहे थे कि जो एटम बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं ना, तो वो कैसे बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं। जो केमिकल बॉन्ड बन रहा है वो कैसे बन रहा है। तो हम लोगों को एक अलग थ्योरी और नीड पड़ी कि जो इन फीचर्स को भी इफेक्ट बता सके। ठीक है, इन फीचर्स को भी उजागर कर सके कि ये हिडन जो टैलेंट थे वो कैसे आएंगे, हिडन जो ये चीज़ें थी। ठीक है, ये सारी चीज़ें हिडन थी, तो ये बता नहीं पा रहे थे। ठीक है, बोहर का जो मॉडल था वो इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। इसको रब करते हैं, आगे की चीज़ देखते हैं। फोर्थ ये भी नहीं बता पा रहे थे कि एटम जो है मॉलिक्यूल बना के नॉट एक्सप्लेन हाउ एटम्स फॉर्म मॉलिक्यूल बाय केमिकल बॉन्ड। एटम्स जो हैं वो बॉन्ड कैसे बना ले रहे हैं। ठीक है, और वो बॉन्ड बना के एटम क्या बना रहे हैं, मॉलिक्यूल बना रहे हैं। ठीक है, तो अनेबल टू एक्सप्लेन द एटम, हाउ एटम फॉर्म मॉलिक्यूल्स बाय केमिकल बॉन्ड। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा डी ब्रोगली डुअल नेचर। ठीक है, होप सो नोट हो गया होगा, इसको रब करते हैं। अब यहाँ से क्वांटम की चीजें स्टार्ट हो गई, डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर। तो यहाँ से क्वांटम स्टार्ट हो गया एक तरह से। क्वांटम पूरी एक साथ कराएंगे, लेकिन उससे पहले चीज़ें पता होनी चाहिए कि उससे रिलेटेड कौन कौन सी हैं। तो डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर, तो डी ब्रोगली थे। ठीक है, एक साइंटिस्ट थे डी ब्रोगली 1924 में। उन्होंने एक्सप्लेन किया कि जो मैटर है वो रेडिएशन या वेव्स की तरह भी चल सकता है और पार्टिकल की तरह भी बिहेव कर सकता है। ठीक है, उन्होंने ये बात कही तो, लेकिन ये भी बताया कि जो बहुत छोटे मास के पार्टिकल है ना, वो वेव की तरह भी चल रहे हैं, पार्टिकल की तरह भी चल रहे हैं। लेकिन जो बड़ा साइज है ना, जैसे ये मार्कर ही है, अगर हम इसको फेंकें या इसका कुछ यूज़ करें तो इसका वेव नेचर हमको नहीं दिखेगा, इसका केवल पार्टिकल नेचर दिखेगा। तो केवल उन लोगों का पार्टिकल नेचर और वेव नेचर एक साथ दिख रहा था जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल थे। ठीक है, वो पार्टिकल और वेव नेचर एक साथ दिखा रहे थे। लेकिन
जब मैक्रोस्कोपिक लेवल पे होता है तो मैटर जो होता है वो हमेशा पार्टिकल नेचर दिखाता है, ठीक है। तो डी ब्रोगली ऐसे थे जिन्होंने बताया था डुअल नेचर ऑफ मैटर, ठीक है। तो उनका क्या कहना था, ही एक्सप्लेन डुअल बिहेवियर, ठीक है। डी ब्रोगली, स्मॉल में लिखते हैं, ये डी ब्रोगली नाम था, डी ऑनर में बोलते हैं, ठीक है, जैसे दी अमिताभ बच्चन। डी ब्रोगली कब, 1924 में, गिव्स द थ्योरी ऑफ डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर, डुअल, ये भी स्पेलिंग गलत, डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर। और वो डुअल बिहेवियर क्या था, दैट इज, क्या था, बोथ पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर कैन बी शोन बाय मैटर। तो मैटर जो है, मैटर कैन हैव बोथ नेचर या बोथ कैरेक्टर, पहला पार्टिकल एज वेल एज वेव, ठीक है। तो एज वेल एज वेव लाइक प्रॉपर्टी या एज वेल एज वेव लाइक, वेव लिख देते हैं, पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर, ठीक है। तो डी ब्रोगली ने ये बताया। तो इनका मतलब बेसिकली ये था, जो फोटोन है ना उसके पास मोमेंटम भी है, वेवलेंथ भी है, वेवलेंथ भी है। ही मीन्ड दैट photon has particle nature, particle and wave, नहीं ये नहीं निकला था, पार्टिकल है, फोटोन हैज मोमेंटम एंड वेवलेंथ, मोमेंटम भी है उसके पास, ठीक है, मास है, वेलोसिटी है, एंड हैज मोमेंटम एंड वेवलेंथ, ठीक है। वेवलेंथ क्या होती है बता चुके हैं, आप चाहें तो लास्ट वीडियो देख सकते हैं। वेवलेंथ मतलब हमारा पार्टिकल ऐसे 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 मूव कर रहा है, ये वेवलेंथ है। इनके दो ट्रफ के बीच में या दो क्रस्ट के बीच में जो डिस्टेंस है वो वेव का वेवलेंथ होता है। तो पार्टिकल हमारा एक तरह से ऐसे मूव भी कर रहा है, उसके पास मोमेंटम है, खुद का मास है, खुद की वेलोसिटी है, मतलब इस डायरेक्शन में अगर हम चल रहे हैं और हम वेव लेके ऐसे ऐसे चल रहे हैं, ठीक है। जैसे ट्रेन है, ट्रेन कभी देखा है कि मतलब थोड़ा सा ऐसे ऐसे चलती है और साथ में उसके पास मास भी होता है, मोमेंटम भी होता है, ठीक है। तो वैसे ही हमारा फोटोन है, फोटोन हमारा चल तो रहा है ऐसे सीधे जा रहा है लेकिन वेव फॉर्म करते हुए जा रहा है, ठीक है। तो अगर बड़ी बॉडी होगी तो वो ऐसा लगेगा जैसे कुछ बच्चे नहीं उछलते उछलते चलते हैं, ठीक है। तो वैसे ही समझ लो कि फोटोन हमारा नटखट सा बच्चा है, वो उछलता उछलता चल रहा है, ठीक है, किसी एक डायरेक्शन में, पर्टिकुलर डायरेक्शन में पर्टिकुलर स्पीड से जा रहा है और साथ में वो अप डाउन करते हुए जा रहा है, ठीक है। तो ये है उनका मतलब, ये था कि फोटोन के पास मोमेंटम एंड वेवलेंथ दोनों है। तो फोटोन के पास है, इलेक्ट्रॉन के पास भी होगा, ठीक है। तो मतलब उनका कहने का मतलब ये था कि लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, जो वेवलेंथ है वो एच अपॉन एम वी के बराबर है, या उसको बोल सकते हैं एच बाय पी। पी क्या है, मोमेंटम। तो जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल हैं जैसे फोटोन है, इलेक्ट्रॉन है, तो ये ऐसे बिहेवियर शो करते हैं, ठीक है। एच क्या है हमारा, प्लैंक्स कांस्टेंट।
ठीक है, तो लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली एवरी ऑब्जेक्ट इन मोशन हैज अ जो कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके पास मोशन होगा, जो मोशन में ऑब्जेक्ट जा रहा है उसके पास वेव लेंथ होगी, ठीक है, वेव करेक्टर होगा, और वेव लेंथ एसोसिएटेड विद द ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट जो है वो लार्ज मासेस में हमको नहीं दिखेगी, हमेशा स्मॉल मासेस में दिखेगी। तो ये लिख लीजिए, उसके बाद वो लाइन भी लिखवा देते हैं, ठीक है। ये शायद छुप गया है, इसको थोड़ा सा और ऊपर लिख देते हैं। लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। एम क्या है, मास, वी क्या है, वेलोसिटी, या फिर एच अपॉन मोमेंटम, पी है हमारा मोमेंटम, जे क्या है प्लैंक्स एच क्या है प्लैंक्स कांस्टेंट। तो वेव नेचर जब भी शो करेगा जब हमारा मास बहुत स्मॉल होगा, ठीक है। इसको रब करते हैं, फिर ये वाली बात बोल के फिर लिखवाते हैं आपको जो डी ब्रोगली ने कहा था। जैसे फोटोन है वैसे ही इलेक्ट्रॉन है, तो उनका कहने का मतलब था लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। तो इस फॉर्मूले से हमें ये देखने को मिलता है कि लेमडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। अगर हम मास बढ़ाते जाएंगे, मास इंक्रीज करते जाएंगे, तो लेमडा डिक्रीज कर देगा, मतलब वेवलेंथ डिक्रीज करेगी, मतलब वो ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। जैसे ही मास बढ़ाते जाएंगे वैसे ही वेवलेंथ डिक्रीज हो जाएगी, केवल वो पार्टिकल नेचर शो करेगा, ठीक है। फोटोन इलेक्ट्रॉन जैसे लोग हैं वो कैसे होंगे, बहुत स्मॉल साइज होगा उनका, बहुत स्मॉल साइज होगा, तो क्या होगा 9.1 10⁻27 kg का है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो वो पार्टिकल और वेव नेचर दोनों शो कर रहा होगा, ठीक है। तो डी ब्रोगली का कहना था अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली every particle every object have particle nature, every object in motion has wave nature, has wave या wave nature या wave character, तो wave nature लिख देते हैं, ठीक है, wave nature या wave character। और वेव जो होगी, वेव associated with ordinary object is very short, और बहुत छोटी हो जाएगी तो ऑलमोस्ट वो ऐसा लगेगा स्ट्रेट लाइन में ही जा रही है, ठीक है। तो ये हो गया डी ब्रोगली, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटली यही प्रूव हो पाया कि जो बहुत छोटे ऑब्जेक्ट हैं वही हमारा वेव नेचर शो कर रहे हैं, और जो थोड़े बड़े ऑब्जेक्ट हैं वो वेव नेचर शो नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। अब इसको नोट कर लीजिए, फिर हम बात करते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। हाइजेनबर्ग थे, उन्होंने एक अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया था 1927 में। ये कहाँ हुआ था, 1924 में। अब वो जो हाइजेनबर्ग आएंगे वो बताएंगे 27 में। तो ये जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है ना, ये भी इसी पे ही बेस्ड है कि डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर पे, ठीक है। तो जो हमारा इलेक्ट्रॉन जैसे लोग हैं या बहुत छोटे अमाउंट के छोटे मास के ऑब्जेक्ट हैं, पार्टिकल हैं, वो क्या कर रहे हैं, उनकी पोजीशन और उनकी वेलोसिटी हम एक साथ नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है, या उनका मोमेंटम और
पोजीशन एक साथ नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स हैं अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के, वो करते हैं, इसको रब करते हैं। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है वो ये कहता है कि जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं जैसे इलेक्ट्रॉन, इनकी पोजीशन और मोमेंटम एक साथ या साइमल्टेनियसली निकालना इम्पॉसिबल है। या तो हम उनकी पोजीशन निकाल सकते हैं या फिर हम उनकी एग्जैक्ट पोजीशन, मतलब एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम निकालना हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट होगा। कैसे? कि अगर जैसे हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन है, बहुत छोटा सा पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और वो इस एटम के अराउंड मूव कर रहा है। तो जब एटम बहुत छोटा है, हमको दिख भी नहीं रहा है, तो इलेक्ट्रॉन तो इतना छोटा होगा कि एटम को भी नहीं दिखता होगा, एटम के न्यूक्लियस को भी नहीं दिखता है, ठीक है। तो एटम उसके अराउंड घूम रहा है। जैसे अर्थ है और सन के रिस्पेक्ट में अर्थ की वैल्यू है, लेकिन सन के रिस्पेक्ट में हमारी कोई वैल्यू नहीं है। तो सन के रिस्पेक्ट में वो अर्थ एक एटम की तरह है, ठीक है। तो वो एक एटम है, सन के पेरिफेरी में एक एटम है, हाँ वो एक एटम है, लेकिन उसके रिस्पेक्ट में हम अपनी बात करें तो हम क्या हैं, कुछ भी नहीं है, ना मास है ना कुछ है। तो क्या करेंगे, तो हम उनको अगर सन के आसपास अर्थ घूम रही है, तो अर्थ के अंदर जितने भी प्राणी घूम रहे हैं, अगर चींटी भी घूम रही है, तो सन के रिस्पेक्ट में क्या होगा कि मतलब हमने ऐसा किया कि ये सन है बहुत बड़ा, ये सन है, ठीक है, ये है सन और ये है अर्थ। अब अर्थ में बहुत छोटी सी एक चींटी घूम रही है। अब इस चींटी की बताओ कितनी स्पीड है, कितना पोजीशन है। तो पोजीशन तो हमने बता दी कि अर्थ के अंदर है, ठीक है, लेकिन किस स्पीड से घूम रही है ये नहीं बता पा रहे हैं। फिर अगर हमने बता दिया कि हाँ इस स्पीड से घूम रही कि 24 घंटे में चक्कर लगा लेती है, लेकिन ये नहीं बता पा रहे कि कहाँ पहुंची, इस टाइम पे एग्जैक्टली है कहाँ, यहाँ है कि यहाँ। जब तक हमने पता लगाया तब तक वो थोड़ा और आगे बढ़ गई, जब तक हमने पता लगाया तो ये बात होती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा है, ठीक है। तो हाइजेनबर्ग ने यही बताया कि एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम को बताना इम्पॉसिबल है, किसका, किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की, या वेलोसिटी की बात करेंगे, मोमेंटम या वेलोसिटी एक इलेक्ट्रॉन के। तो ही स्टेटेड दैट इट इज इम्पॉसिबल टू it is impossible to determine या to find simultaneously it is impossible to find simultaneously the exact position and momentum। मोमेंटम में वेलोसिटी भी आती है, या फिर वेलोसिटी की बात करेगा, मोमेंटम या वेलोसिटी की बात करेगा, ठीक है। मास और वेलोसिटी अलग अलग दे देगा, ठीक है। ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, किसी भी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोमेंटम हम एक साथ नहीं निकाल सकते। सन के रिस्पेक्ट में चींटी को देख लेना, ठीक है। तो अगर हम देख रहे हैं तो हम एटम के सामने एक सन की तरह रहेंगे, बहुत बड़ा है स्पेस, तो एटम बहुत छोटा है, और एटम के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा है, इलेक्ट्रॉन के आने से जाने से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। तो अब उन्होंने एक प्रिंसिपल निकाला या एक फॉर्मूला दिया, डेल्टा एक्स
इंटू डेल्टा पी इज नॉट इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई या मोर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। ठीक है, इसको ये लिख सकते हैं या एच कट अपॉन 2 लिख सकते हैं। ठीक है, एच कट अपॉन 2, तो एच कट क्या होता है, एच अपॉन 4 पाई होता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स एम डेल्टा वी मोर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। तो ये हो गया हमारा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन या मोमेंटम निकालने का दावा करते हैं कि हमने पोजीशन भी एग्जैक्ट निकाली है और मोमेंटम भी एग्जैक्ट निकाला है, तो ये फर्जी बातें कह रहे हैं जो लोग कह रहे हैं। तो या तो हम एक टाइम में प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं कि हाँ यहाँ पोजीशन होगी, ठीक है, या फिर हम एक टाइम में मोमेंटम या वेलोसिटी निकाल सकते हैं, किसकी, इलेक्ट्रॉन की। और इलेक्ट्रॉन हमारा क्या है, पॉइंट चार्ज है, डायमेंशनलेस है। ठीक है, तो इसलिए उसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर हम वेवलेंथ देखें, लाइट डाल लें और लाइट की वेवलेंथ देख रहे हैं, उसका इलेक्ट्रॉन देखें, तो फिर ये तो कुछ हम बता ही नहीं पाएंगे। ठीक है, फोटोन क्या करेगा, लाइट आ रही है, लाइट में क्या है, फोटोन है, वो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का चेंज कर सकते हैं। जैसे लाइट रेडिएशंस आ रही हैं, हमारे इलेक्ट्रॉन से टकरा गए, ये फोटोन जो आ रहे हैं बंडल के फॉर्म में टकरा गए, तो वो उसकी एनर्जी को चेंज कर सकती हैं। ठीक है, अब जब ऐसा कुछ हो रहा होगा तो हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और वेलोसिटी एक साथ नहीं निकाल सकते हैं, जो कि बहुत छोटी है। ठीक है, कोलिजन के बाद तो और ही डिस्टर्ब हो जाएगा इलेक्ट्रॉन हमारा। तो ये है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो आज यहीं तक रहने देते हैं। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में एक आध पॉइंट अगर कोई रह गया होगा तो ज़रूर करा दिया जाएगा। बाकी अब क्वांटम मॉडल होगा, क्वांटम एटॉमिक मॉडल की बात होगी। आज के लिए इतना ही। लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा जो आपको कुछ नया पढ़ना है उसके लिए, और कुछ कैसा हमारा क्लास लगी ज़रूर बताइएगा। फीडबैक ज़रूरी है आपका। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।